पिछले 6 सालों से छोटा राजन लगातार भाग रहा था, कानून से, इंटरपोल से और इन सब से ऊपर उसके अपने खड़े किए भस्मासुर छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम से। अब 2000 में वह भागते भागते थक चुका था। छोटा राजन एक श्रेष्ठ उदाहरण था, एक ऐसे गैंगस्टर का जो 6 साल तक लगातार भागते रहने के बावजूद अपने लिए कोई ऐसी जगह नहीं पा सका जहां वह छुपकर चैन से जी सकता। हालांकि उसके पास पैसों की या साधनों की कमी कभी नहीं रही। इंटेलिजेंस ब्यूरो उसे साफ तौर पर जरूरी फंड्स और साधन मुहैया कराता रहा था, तब भी राजन अपने दुश्मनों की गिद्ध निगाहों से बच नहीं सका था। राजन ने कई साल मलेशिया के कुआलालंपुर तट पर एक नौका में बिताए थे। समुद्र वहां इमारतों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित था। नौका की तरफ आते किसी भी व्यक्ति को दूर से देखा जा सकता था, उसका रास्ता रोका जा सकता था, उसे बेअसर किया जा सकता था। साउथ ईस्ट एशियाई देशों में राजन ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था। उसके पास कई भारतीय पासपोर्ट थे, जिनकी मदद से वह मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया के अलग-अलग शहरों में आवाजाही करता रहा। अंत में राजन को लगा कि थाईलैंड वह जगह है जो उसके लिए सिक्योर साबित हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं था कि वह दूसरे देशों के मुकाबले में कहीं ज्यादा भारत मित्र देश था। राजन ने चेन्नई से जारी पासपोर्ट में दर्ज विजय दमन के अपने छद्म नाम से बैंकॉक के शानदार इलाके सुखुमविट सोई स्ट्रीट चारनकोट में एक बड़ा सा फ्लैट किराए से ले लिया। मकान की सुंदरता से ज्यादा ध्यान इस बात का रखा गया था कि जगह सुरक्षित हो। वह फर्स्ट फ्लोर वाला मकान था और बिल्डिंग के एंट्री पर एक बड़ा भारी लोहे का गेट था, जहां 24 घंटे पहरा रहता था। राजन के इस नए ठिकाने की जानकारी उसके बहुत थोड़े से विश्वासपात्र लोग का, जिनमें उसका राइट हैंड रोहित वर्मा शामिल था, जो खुद भी माइकल डिसूजा के फेक नाम से रह रहा था। बैंकॉक की गुमनामी में राजन को धीरे धीरे सुरक्षा का एहसास होने लगा। उसने थाईलैंड के दूसरे शहरों में जाकर कारोबार की अपॉर्चुनिटीज तलाशना शुरू कर दिया, ताकि उस देश में उसका रहना जायज ठहर सके। लेकिन ब्यूरो की तरफ से उस पर कंट्रोल रख रहे व्यक्ति की सलाह पर उसने थाईलैंड का फोन नंबर नहीं लिया था। वह अभी मलेशियाई सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। जहां तक दूसरे संसाधनों और आजीविका संबंधी जरूरतों का सवाल था, ये सब उसने थाईलैंड में जुटा लिए थे। हवाला चैनल का इंतजाम हो चुका था, एजेंसियों के उसके लोकल कॉन्टैक्ट कायम हो चुके थे, और क्या करना है और क्या नहीं करना है को लेकर उसे जरूरी निर्देश मिल चुके थे। उसने उन लोकप्रिय हिंदुस्तानी अड्डों की शिनाख्त भी कर ली थी, जिनसे उसे बचकर रहना था। विडंबना यही थी कि हिंदुस्तानी गिरोहबाजों ने कभी यह नहीं सोचा था कि उनके रास्ते दुनिया के दूसरे देशों के कुख्यात माफिया के रास्तों से भी टकरा सकते हैं। राजन संयोग से बैंकॉक के ट्रायड्स, जो दुनिया के सबसे खतरनाक माफियाओं में से एक है, के कुछ शीर्षस्थ सरगनाओं को जानता था। उसने न तो उनके सहयोग से कोई काम करने के बारे में सोचा था, और न ही वह किसी भी ऐसे काम में हाथ डालने का जोखिम उठाना चाहता था जिससे वे नाराज हों। जैसा चल रहा था वैसा ठीक था, लेकिन सुकून और हिफाजत का राजन का एहसास कुछ समय का ही था। एक दिन उसे अपने नियंत्रक से गुप्त संदेश मिला कि उसे अपने घर की हिफाजत से बाहर नहीं निकलना है। उसे यह भी कहा गया कि वह देश के भीतर अपने आने जाने पर रोक लगाए। राजन हैरत में था कि शकील के आदमी यहां भी उसके पीछे हो सकते हैं। अपनी बीवी सुजाता और मुट्ठी भर बेहद भरोसेमंद लोगों के अलावा राजन ने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि वह बैंकॉक रहने चला गया है। उसने तो दरअसल अपना सेलफोन नंबर तक नहीं बदला था, लेकिन एजेंसी का आदमी संजीदा था और उसने साफ तौर पर कहा था कि कोई 8-10 आदमी उसका पता लगाने में लगे हुए हैं, और उनका यह अभियान पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। राजन से कहा गया था कि उसकी जान के लिए गंभीर खतरा है। राजन और वर्मा सतर्क हो गए थे और सुखुमविट सोई के आसपास आने जाने वालों पर निगाह रखने लगे थे। लेकिन यह इंसानी फितरत है कि वह किसी भी धमकी को तभी तक संजीदगी से लेता है जब तक कि वह ताजा होती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं और कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है, वैसे वैसे लोग लापरवाह होने लगते हैं। राजन ने कई दिनों, कई हफ्तों तक इंतजार किया
और जब देखा कि कुछ भी नहीं हुआ है और उसके घर के आसपास किसी डाउटफुल एक्टिविटी की भी कोई सूचना उसे नहीं दी गई, तो उसे लगा कि खुफिया सूचना निराश झांसा था और एजेंसी की चेतावनी फर्जी थी। कोई वजह नहीं थी कि राजन लापरवाही बरतता, खास तौर पर तब जबकि वह खुद ऐसी लॉन्ग टर्म मुहिमों का हिस्सा रह चुका था। जहां हत्या जैसी बड़ी चीज दांव पर लगी हो, वहां आपको अपने शिकार का महीनों नहीं सालों तक इंतजार करना होता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल और मरहूम लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी ने अपनी हत्या की 30 से ऊपर कोशिशों को झेला था। फिडेल कास्त्रो अपने ही रिश्तेदारों द्वारा किए गए हत्या के प्रयत्न से बाल बाल बचे थे और इनमें से कई मामलों में हत्यारों ने हमले के लिए 1 साल तक इंतजार किया था, लेकिन तब भी वे अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सके थे। राजन के मामले में शकील पिछले 6 महीनों से अपने काम पर लगा था। उसके आदमी राजन के छुपने के सारे संभावित ठिकानों को खंगालते रहे थे। उन्होंने उसे ऑस्ट्रेलिया से लेकर मलेशिया तक और हांगकांग से लेकर बैंकॉक तक हर कहीं खोजा था, लेकिन हर कहीं से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। अलावा इस अहम जानकारी के कि राजन और वर्मा साथ साथ हैं। यह बात कभी पता नहीं चल सकी कि आखिर शकील के आदमियों को बैंकॉक के पते के एकदम ठीक ठीक ब्यौरों के साथ राजन के ठिकाने की जानकारी कैसे हासिल हुई। शूटर्स का जो ग्रुप महीनों से उसे तलाश रहा था, उनकी किस्मत से उन्हें रोहित वर्मा का पता मिल गया। बाद में शकील ने अपने एक इंटरव्यू में यह राज खोला था कि चूंकि वर्मा खुद डॉन बनना चाहता था और राजन को नीचे गिराना चाहता था, उसी ने राजन के पते का सुराग शकील के आदमियों को दिया था। पता मिलने के बाद मुंबई के 6 शार्प शूटर्स को मुन्ना झींगड़ा की अगुवाई में राजन की हत्या का काम सौंपा गया। मुंबई का शार्प शूटर झींगड़ा काठमांडू होता हुआ कराची पहुंचा और शकील से मिला, जिसने उसे योजना के बारे में, हथियारों की उपलब्धता के बारे में और बचकर भागने की संभावनाओं के बारे में समझाया तथा उसे मनमाना पैसा हासिल करने का जरिया बताया। झींगड़ा को उसकी अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत कभी नहीं मिली थी। पैसे और अपने उस्ताद की निकटता ने उसे उन्माद से भर दिया। उसने हामी भरते हुए कहा कि वह अपनी जान की कीमत पर भी राजन की हत्या करेगा। शकील के कॉन्टैक्ट्स के मार्फत झींगड़ा को पाकिस्तान की नागरिकता दिला दी गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यात्रा करता हुआ जब झींगड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान से बैंकॉक पहुंचा, तो वह मोहम्मद सलीम बन चुका था। 31 अगस्त 2000 को झींगड़ा को पहली कामयाबी मिली जब उसे पता चला कि वर्मा अपनी बीवी संगीता और अपनी 2 साल की बेटी के साथ सुखमविट सोई पर चारण कोर्ट में रह रहे हैं। झींगड़ा को निर्देश दिया गया था कि वह चारण कोर्ट के सामने एक फ्लैट किराए से ले ले। किस्मत से एक लोकल व्यापारी सिराग की मदद से उसे एमरी कोर्ट में एक फ्लैट किराए पर मिल गया। यह ऐसी जगह थी जहां से झींगड़ा चारण कोर्ट में राजन और वर्मा पर आसानी से नजर रख सकता था। अब हमला करने की प्लानिंग अपने अंतिम चरण में थी। शकील ने कुछ और आदमी कराची से भेजे और ये लोग भी 11 सितंबर को एमरी कोर्ट में झींगड़ा के साथ रहने चले गए। सारी तैयारियां हो चुकी थीं और अब ये आदमी कराची से आखिरी हुक्म का इंतजार कर रहे थे। 14 सितंबर को फोन आया जिसमें झींगड़ा को आखिरी समझाइश देते हुए कहा गया कि हमला बिना चूके उसी शाम किया जाना है। झींगड़ा ने अपनी शुरुआती टोह में ही देख लिया था कि चारण कोर्ट के अहाते का विशाल फाटक हमेशा अंदर से बंद रहता है और उस पर 2 हट्टे कट्टे आदमी 24 घंटे पहरे पर रहते हैं। इन आदमियों से छुटकारा पाना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फाटक पर किसी किस्म की हिंसक कार्रवाई से अंदर राजन को सतर्क होने और भागने का पर्याप्त मौका मिल जाता। इमारत के अहाते में घुसने का कोई गैरहिंसक तरीका निकालना जरूरी था। आखिरकार एक तरीका निकल आया। काले सूट पहने हुए 4 आदमी फाटक पर पहुंचे। वे एक बड़ा भारी बर्थडे केक लिए हुए थे। उन्होंने पहरेदारों से कहा कि माइकल डिसूजा की छोटी बेटी का जन्मदिन है और डिसूजा हिंदुस्तानी दोस्त केक के साथ उसके परिवार को सरप्राइज देना चाहते हैं। पहरेदारों ने उन्हें डाउट से देखा, लेकिन केक और उन आदमियों में उसे कोई आपत्तिजनक बात
समझ में नहीं आई। अभी ये दुविधा में ही थे कि $200 का एक नोट उनकी हथेलियों पर रख दिया गया और इससे फैसला और भी आसान हो गया। फाटक खोल दिया गया और चारों लोग अपनी कार लेकर धीरे से अंदर चले गए। जैसे ही पहरेदार फाटक बंद करने आगे बढ़े, 4 और हिंदुस्तानी आदमी अचानक प्रकट हो गए और पहरेदारों पर झपट पड़े। बाद फाटक पर तैनात हो गए। पहरेदारों को काबू में कर उनके हाथ पैर बांध दिए गए। यही 4 आदमी, इसके झींगड़ा और उसके थाई सहयोगी चुपचाप इमारत में दाखिल हुए और उन्होंने पहली मंजिल पर राजन और वर्मा के फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा वर्मा ने खोला, जो दरवाजे पर खड़े 4 लोगों को देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वर्मा बंदूक की तरफ बढ़ता या राजन को सचेत करता, गोलियों की बौछार ने उसे धराशायी कर दिया। वे धड़धड़ाते हुए मकान में घुसे और राजन को तलाशने लगे। इस गोलीबारी में वर्मा की बीवी भी घायल हो गई, जबकि उसकी नौकरानी और बेटी एक कमरे में बंद थे। राजन दूसरे कमरे में था। उसने गोलियों की आवाज सुनी। वह इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके पास 2 ही विकल्प थे, लड़ो या भागो, और उसने दूसरा विकल्प ही बेहतर समझा। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और इमारत के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने का तरीका सोचने लगा। बंदूकधारियों ने जब बाथरूम समेत सारे कमरों की तलाशी ले ली, तो वे समझ गए कि वह बेडरूम में होगा। उन्होंने धक्के मारकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। बिना वक्त बर्बाद किए उन्होंने लकड़ी के उस दरवाजे पर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। एक गोली आखिरकार दरवाजे को भेदने में कामयाब हुई और जिस वक्त राजन इमारत से उतरने के लिए रस्सी तलाश रहा था, वह गोली उसके पेट में लगी। दहशत में डूबा हुआ राजन खिड़की से कूद गया और नीचे की घनी झाड़ियों में जा गिरा। बेतरह खून बहाते और डरे हुए राजन ने खुद को किसी तरह अहाते की घनी हरियाली की आड़ में छुपा लिया। आखिरकार जब हत्यारे दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने कमरे को खाली पाया। सिर्फ खून के धब्बे कमरे में हर तरफ फैले हुए थे, जो खिड़की तक चले गए थे। उन्हें लगा कि राजन किसी तरह भागने में कामयाब हो गया है। किसी के दिमाग में पल भर को भी यह ख्याल नहीं आया कि वह कुछ ही फट की दूरी पर झाड़ियों में छुपा हो सकता है। हमले की पूरी कार्रवाई 5 मिनट से भी कम वक्त में संपन्न हो गई थी, लेकिन इस लगातार गोलीबारी की आवाज समूचे इलाके को और पुलिस को चौकन्ना कर देने के लिए काफी थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और खून के थक्कों तथा वर्मा की लाश के अलावा उसने कई परिष्कृत हथियार घटनास्थल से बरामद किए, जो हत्यारे अपने पीछे छोड़ गए थे। इस बीच राजन ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए थाई पुलिस से कॉन्टैक्ट कायम कर लिया था, जो उसे स्मिथिवेज हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में लेकर भागी। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि हमले के बाद राजन बेहद डरा हुआ था और अपनी हिफाजत को लेकर बेहद परेशान था। वह सन्निपात की सी हालत में रात भर चीखता रहा था, वे लोग अस्पताल को बम से उड़ा देंगे। एक समय में आत्मविश्वास और दंभ से भरा रहने वाला डॉन अब एक खौफजदा, टूटा हुआ इंसान था, जिसे अपनी कयामत के नज़ारे दिखाई दे रहे थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।